सभी आप सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस पॉइंट एट स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ऐसा मंच है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप तक पहुंचाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को आप तक पहुंचाता है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहुंचाता है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और बहुत ही शानदार सेशन, बहुत ही मज़ेदार सेशन आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया। बात समझा रही दोस्तों? पहले अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शुद्ध सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मौद्रिक सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कीमत सिद्धांत। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तुरंत आंसर दीजिए दोस्तों। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो प्रस्तुत किया वो क्या प्रस्तुत किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलन सिद्धांत। क्या प्रस्तुत किया दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सामान्य संतुलन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो ये क्या हो जाएगा? सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मौलिक मान्यता क्या है? विभिन्न देशों के बीच मौद्रिक वस्तुओं का व्यापार, दो देशों के बीच दो वस्तुओं का व्यापार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो मौलिक मान्यता या मान्यता है दोस्तों, वो क्या है ये आपको बताना है। तो मौलिक मान्यता जो है दोस्तों, वो है दो देशों के बीच दो वस्तुओं का व्यापार। दो देशों के बीच दो वस्तुओं का व्यापार। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर देते रहिए आप लोग कमेंट में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला संभावित लाभ किस घटक से निर्धारित होता है? वस्तु की कीमत के अंतर से, लागत अनुपात के अंतर से, परिवहन लागत से, इनमें से सभी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाला संभावित लाभ किस घटक से निर्धारित होता है? ठीक है दोस्तों, निर्धारित होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले सभी संभावित लाभ जिस घटक से निर्धारित होता है वो कौन सा हो जाएगा? वो परिवहन लागत से, परिवहन लागत से निर्धारित होता है। तो परिवहन लागत कहाँ पे? सी पे है। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक या घटक होता है दोस्तों। ठीक है, इसको घटक कर लीजिए आप लोग। ये घटक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पहले तो सी हो गया था यहाँ पे आपका। व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक है मांग एवं पूर्ति की लोच, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता, प्रशुल्क नीति या इनमें से सभी। तो व्यापार की शर्तों को प्रभावित करने वाला घटक जो है दोस्तों, वो क्या होता है? होता है मांग एवं पूर्ति की लोच। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को क्या कहते हैं? बाजार दर, विनिमय दर, समता दर या स्थानांतरण दर दोस्तों। तो एक मुद्रा की दूसरे वस्तु में मुद्रा की गई कीमत को क्या कहते हैं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए। तो एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में व्यक्त की गई कीमत को कहते हैं स्थानांतरण दर। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय साधन है? विदेशी विनिमय बिल, भुगतान ड्राफ्ट, तार द्वारा स्थानांतरण, इनमें से सभी। चलिए आंसर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय साधन है? विदेशी विनिमय बिल, भुगतान ड्राफ्ट, तार द्वारा स्थानांतरण। तो ये तीनों ही विदेशी विनिमय साधन है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वर्ण मान का संबंध है स्थिर विनिमय दर के साथ, लोचपूर्ण विनिमय दर के साथ, उपर्युक्त दोनों सत्य हैं, उपर्युक्त दोनों असत्य हैं। तो स्वर्ण मान का संबंध किससे है? आपको ये बताना है दोस्तों। तो स्वर्ण मान का संबंध स्थिर विनिमय दर के साथ भी और लोचपूर्ण विनिमय दर के साथ, दोनों के साथ होता है। तो आपका उपयुक्त दोनों सत्य हो जाएगा दोस्तों। तो सी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्वर्ण बिंदु क्या होता है दोस्तों, यानी गोल्ड पॉइंट क्या होता है? स्वर्ण मान में स्वर्ण आयात की निम्नतम सीमा, स्वर्ण मान में स्वर्ण निर्यात की उच्चतर सीमा, उपर्युक्त दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो
स्वर्ण मान बिंदु क्या होता है दोस्तों? कमेंट में बताइए, आंसर दीजिए फटाफट से। आप लोग आंसर नहीं देते हैं। तो स्वर्ण बिंदु या गोल्डन पॉइंट होता है वो स्वर्ण मान में स्वर्ण आयात की न्यूनतम सीमा, स्वर्ण मान में स्वर्ण निर्यात की उच्चतम सीमा, दोनों। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुरक्षात्मक उपाय है विदेशी विनिमय खतरों को स्वीकार करना, विदेशी विनिमय खतरों से बचाव करना, विदेशी विनिमय सट्टा, विदेशी विनिमय मूल्यांतर। बताइए सुरक्षा उपाय क्या है? तो सुरक्षात्मक उपाय है विदेशी विनिमय सट्टा, विदेशी विनिमय सट्टा। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सट्टा प्रायः उत्पन्न होता है स्थिर विनिमय बाजार में, अग्रिम विनिमय बाजार में, उपर्युक्त दोनों में, उपर्युक्त किसी में भी नहीं। तो सट्टा प्रायः उत्पन्न होता है स्थिर विनिमय बाजार में दोस्तों। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब विनिमय दर गिरती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, उपर्युक्त सभी संभव। बताइए जब विनिमय दर गिरती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य, बताइए फटाफट से। घटता है दोस्तों, ठीक है। तो घरेलू मुद्रा का मूल्य घटता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देश में मुद्रास्फीति बढ़ने पर विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है, देश के पक्ष में हो जाती है, अप्रभावित रहती है, उपर्युक्त सभी दशाएं संभव हैं। बताइए जल्दी से, आंसर देते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करते रहिए। तो देश में मुद्रास्फीति बढ़ने पर विनिमय दर उपयुक्त सभी दशाएं संभव है दोस्तों। विपक्ष में भी हो सकती है और पक्ष में भी हो सकती है, या अप्रभावित भी रहती है, तीनों ही रहती है। तो उपयुक्त सभी दशाएं संभव हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर, एल्यूमिनियम। बताइए। तो निम्न में से जो फूड लूज उद्योग का एक उदाहरण माना जाता है वो सॉफ्टवेयर माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सॉफ्टवेयर। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीजिएगा दोस्तों। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम फूड लूज की बात करें दोस्तों तो एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर का। फूड लूज उद्योग ऐसे उद्योग को कहते हैं जो परिवहन या संसाधनों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती है। इससे इनकी कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। वो होते हैं फूड लूज उद्योग। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या है कि वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही नहीं है? इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है। इसने शिखर के उद्योगपतियों का निवेश विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों खरीदने के लिए ललित किया है। इसने भारत में छोटे उद्योगों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। चलिए बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको ये बताना है दोस्तों। चलिए बताइए फटाफट से, क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए आंसर। वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? बताइए कौन सही नहीं है? इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया है, ठीक है। इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया है। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए आंसर बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, आप लोग देर बहुत करते हैं। फटाफट से आंसर देते रहिए, देर मत करिए। बात समझ में आ रही है?
तो वैश्वीकरण के संबंध में आपको आंसर बताना है दोस्तों, तो फटाफट से बताइए वैश्वीकरण के संबंध में क्या आंसर होना चाहिए। तो वैश्वीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में जो एक सही नहीं है वो क्या है, इसने भारत में छोटे उद्योगों में आशावाद का एक बोध पैदा किया है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारतीय ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। IRDP, ट्राइसेम, NREP, उपर्युक्त सभी। तो निम्नलिखित में से जो कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए था वो था IRDP, ट्राइसेम, NREP, ये सभी। तो डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, 1947 में, 1948 में, 1950 में, 1956 में। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की जो घोषणा की गई थी दोस्तों वो की गई थी 1948 में। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी किस राज्य में, हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में। तो मौसम आधारित जो फसल योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी वो कर्नाटक में लागू की गई थी दोस्तों। कब लागू की गई थी, कर्नाटक में लागू की गई थी। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो वर्ष 2007 में केंद्र सरकार की मौसम आधारित योजना को पायलट आधार पर कर्नाटक राज्य द्वारा लागू किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा वर्ष 2016 में खरीफ की फसल से शुरू की गई, यानी कि इसे 2007 में लागू किया गया था और शुरू कब की गई थी, 2016 में खरीफ की फसल से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादन अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, कहवा, बासमती चावल, कच्ची कपास या चाय। तो निम्नलिखित में से जो कृषि उत्पादन अपने निर्यात से देश के लिए अधिक विदेशी में अर्जित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, वो कौन सा होता है, बासमती चावल। तो बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2022 और 23 में लगभग 45.61 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात किया गया। मूल्य के रूप में यह 38,524 करोड़ रुपए था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वाधार योजना क्या है, अद्वितीय पहचान हेतु, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, साझा गृह की व्यवस्था। ठीक है, तो स्वधर योजना जो थी दोस्तों वो क्या थी, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए थी ये। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सजा नहीं, ये आपका साझा होगा दोस्तों। ठीक है, इसको साझा समझिएगा, ये साझा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में संकार यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार जहाँ है दोस्तों वो है राजस्थान राज्य में। कहाँ है, राजस्थान राज्य में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आकार क्या है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आकार क्या है, आपको ये बताना है। आय आंकड़ा, बचत आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा, निवेश आंकड़ा। बात समझ में आ रही दोस्तों, कौन सा आंकड़ा है ये आपको ये बताना है। तो भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार है वो उपभोग आंकड़ा है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजीव आवास योजना का लक्ष्य है ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास की व्यवस्था, मलिन बस्ती मुक्त भारत, निर्धन छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था, गांवों में रात्रि आश्रय की व्यवस्था। तो राजीव आवास योजना का जो लक्ष्य था दोस्तों वो था मलिन बस्ती मुक्त भारत। क्या था, मलिन बस्ती मुक्त भारत। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव आवास योजना का लक्ष्य मलिन बस्ती मुक्त भारत है। राजीव आवास योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो राज्यों को झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाना था। यह जून 2013 से आरंभ हुआ था दोस्तों। राजीव आवास योजना का लक्ष्य कब शुरू हुआ था, 2013 में। इसमें राज्यों को स्लम मुक्त बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी वासियों को संपत्ति का हक राज्यों की मदद से की जाएगी, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक। कौन करता है ये बताना है। तो भारत में व्यवसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से जो करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, RBI करता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसान क्रेडिट कार्ड
ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है। उपभोग साख एवं निवेश साख, केवल उपभोग साख, केवल निवेश साख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है वो है दोस्तों उपभोग साख एवं निवेश साख। क्या हो जाएगा? उपभोग साख एवं निवेश साख। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसान ऋण यानी क्रेडिट कार्ड योजना को अगस्त 1998 में यानी कि 1998 में फसल ऋण के बड़े शेयर के साथ शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम से उपभोग साख एवं निवेश साख दोनों आच्छादित हैं। पात्र किसानों को किसान कार्ड और पासबुक अथवा कार्ड सह पासबुक उपलब्ध कराई जाती है। इसका उपयोग जो है वो दोस्तों किसान खेती के लिए बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि जरूरत की वस्तुओं खरीदने के लिए करते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। एक तरफ संस्था दी, एक तरफ स्थापना वर्ष। तो आइए इसका मिलान कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम यानी आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी दोस्तों, 1955 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो आईडीबीआई बैंक की स्थापना दोस्तों ये कब की गई थी? 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो आईएफसीआई की स्थापना 1948 में की गई थी दोस्तों। कब की गई थी? 1948 में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1990। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे 4, 1, 2, 3। 4, 1, 2, 3 कहाँ है? डी पे। तो दोस्तों डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में से जो कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों वो है, बताइए वो कौन सा है? ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। वो नहीं आता है। तो जो कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है वो है ग्रामीण उद्योग दोस्तों। क्या है? ग्रामीण उद्योग। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। शानदार सेशन फिर से शुरू होगा। तब तक के लिए जय हिंद। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं शीशे पत्थर की एक चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशा तलाश कर। तो दोस्तों ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही लगन बनाए रखना है। चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।